4s बटा R1, तो ये R1 बटा काहे ले लिखेंगे, ये हो जाएगा 4s R1 स्क्वायर, 4s R1 स्क्वायर। ऐसे मत लिखिए भैया, इसको सबको इधर किए ना, तो हो जाएगा हमारा 4s R स्क्वायर। तो 4s क्या करिए आप कॉमन ले लीजिए, आई R स्क्वायर माइनस इधर से आएगा R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। हो तो गया बेटा, एस तो निकालना था, इसको उधर कर दीजिए बटा 4 इंटू R1 माइनस R माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर, डिवीजन में चला जाएगा। आप पी नोट को आप कॉमन ले लीजिए, तो यही तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको करके ही दिखा देते हैं हम आपको। ये देखिए अब एस जो हमारा आ गया बच्चा, पी नोट इंटू R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब माइनस R क्यूब बट्टा में आएगा 4 इंटू R स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। यही हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इसमें आंसर हो जाएगा। और आप लोग सरफेस टेंशन के ऊपर अगर और प्रश्न हैं तो उसको आप लोग प्रैक्टिस करिए। अब हम लोग डिस्कस जो करेंगे कैपिलरी राइज के ऊपर में डिस्कशन करेंगे, जो मतलब आता है क्वेश्चन, उसमें 2-3 ठो फार्मूला है, 3-4 गो, उसको समझ लीजिए ढंग से, तो आपको सवाल जो है टनाटन उसका क्या होगा, बनने लगेगा। सबसे पहले जानिए बेटा कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, तब हम लोग समझेंगे कि राइज क्यों करता है। राइज करने के बाद जो सरफेस होता है, सरफेस जो होगा कैपिलरी ट्यूब में, सरफेस जो होगा वाटर का ओपन टू एटमॉस्फेयर, वो कर्व हो जाता है। आखिर वो कर्व होता क्यों है, ये सब चीज़ों को 2-4-5 मिनट में हम लोग समझेंगे, और उसके बाद फिर डेरिवेशन करेंगे और 1-2 गो सवाल देख लेंगे इसके ऊपर। इसके बाद हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को शुरू करेंगे, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं। 2 डिफरेंट मटेरियल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोल देते हैं बेटा एडहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स। और 2 सेम मटेरियल के मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम लोग कोहेसिव फोर्स। जैसे एक बाल्टी लिए, क्या लिए बच्चा, एक बाल्टी ले लिए, इसमें हम क्या डाल दिए, चकाचक पानी भर दिया। क्या भर दिया, पानी भर दिया। क्लियर है मामला। तो यहाँ हर तरफ ही अंदर अगर जाएंगे तो हर तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच यहाँ जो फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा फोर्स लग रहा होगा बेटा, कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा। वाटर मॉलिक्यूल होगा ना हर जगह, यहाँ पर भरल चकाचक एकदम, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। अब यहाँ सरफेस पर अब आप आइए, तो यहाँ पर का जो वाटर मॉलिक्यूल है, नीचे क्या है बेटा, इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर से कौन सा फोर्स लगेगा, एडहेसिव। क्यों, क्योंकि ऊपर एयर है। या फिर यहाँ सरफेस, यहाँ पर आ जाइए आप, तो ये सरफेस जो है सॉलिड सरफेस जिस कंटेनर में हम रखे हैं, यहाँ पर का वाटर मॉलिक्यूल के बीच जो फोर्स लगेगा वो कैसा फोर्स रहेगा, एडहेसिव फोर्स। पेन से हम लोग जो पेपर पर लिखते हैं वो किस फोर्स के कारण लिखल का रह जाता है, एडहेसिव फोर्स के कारण। वाटर मॉलिक्यूल सॉलिड के बीच में, सॉलिड के सेम मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स, एडहेसिव फोर्स। सॉलिड में कोहेसिव फोर्स। सॉलिड के अंदर जो कोहेसिव फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, लिक्विड के अंदर उससे कम स्ट्रांग होता है, और एयर के अंदर नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसका वॉल्यूम या शेप निश्चित नहीं हो सकता। जबकि लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स होगा, शेप फिक्स नहीं होगा, क्योंकि इसमें सॉलिड की अपेक्षा जो कोहेसिव फोर्स लगता है लिक्विड में वो और कम लगता है। जबकि सॉलिड मटेरियल्स के 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स लगता है वो बहुत ही स्ट्रांग फोर्स लगता है। अब एक फिजिकल फेनोमेना के ऊपर हम लोग विचार करेंगे। एक थिन ट्यूब लीजिए, क्या करिए बेटा जी, अब पता नहीं सबको क्यों पढ़ाया जाता है, हमको तो यही नहीं समझ में आता है, चढ़ गया क्या दिक्कत है उससे। एक थिन ट्यूब लीजिए, क्या लीजिए, एक बहुत ही थिन, एक बड़ा सा पहले कंटेनर ले लो आप, समझना इस चीज़ को। एक बड़ा सा क्या ले लो बेटा, कंटेनर ले लो। इसमें क्या करो कि पूरा लिक्विड को क्या करो, चकाचक एकदम भर दो। वो थिन ट्यूब को क्या करो कि इसमें क्या कर दो, डीप कर दो।
तो पाया ये गया बेटा कि डिपेंडिंग ऑन द लिक्विड इनसाइड दिस कंटेनर, या तो लेवल ऑफ लिक्विड है या तो राइज कर जाता है, ठीक है, या फिर फॉल भी कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन दिस मटेरियल, डिपेंडिंग ऑन लिक्विड इन दिस कंटेनर। इसके अंदर जो है उसके अनुसार वो राइज कर जाता है या फॉल कर जाता है। कहने का मतलब अगर राइज करेगा तो ऊपर चला जाएगा, अगर फॉल करेगा तो दूसरा एगो हम बना देते हैं डिफरेंट मटेरियल के लिए, ये यहाँ चला जाएगा ऐसे। नहीं समझ में आया बात? ये नीचे चला जाएगा, देखते हैं सरफेस यहाँ उससे नीचे चला गया, या फिर सरफेस। ये ऐसा होता क्यों है? ये ऐसा होता है, इसको बोलते हैं कैपिलरी राइज। अब कैपिलरी किसको बोलते हैं? तो यही ट्यूब जिसका रेडियस बहुत बहुत कम होता है, थीन एकदम, यूँ समझ लो कि बाल है ना, बाल के बराबर या बाल से थोड़ा सा अधिक होगा, और क्या, बहुत पतला ट्यूब, उसको बोलते हैं कैपिलरी। जैसे हमारे शरीर में जो नस होता है, वेन्स जो है हमारा, उसको भी कैपिलरी बोला जाता है। तो इसमें ये या तो राइज करेगा या फॉल करेगा, डिपेंडिंग ऑन द लिक्विड इन दिस कंटेनर। अब ये राइज या फॉल करता क्यों है? ये राइज या फॉल करता क्यों है? अब चलो राइज फॉल तो कर गया, लेकिन फिर यहाँ पर ये शेप, यहाँ देखे थे हम शेप कैसा बनाया, ये कॉन्वेक्स डाउनवर्ड बनाया, यहाँ कॉन्वेक्स अपवर्ड बना दिया। ये कॉन्वेक्स डाउनवर्ड है, ये कॉन्वेक्स अपवर्ड है, ऐसा क्यों? तो सबसे पहले हम लोग सरफेस पर तो विचार करेंगे, सरफेस पर क्या खेला चल रहा है उसको समझते हैं। सबसे पहले एक मॉलिक्यूल आप ले लीजिए बेटा, इसको जरा सा समझिएगा। ये जो सरफेस हम ये सामने से देखेंगे तब तो ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर ऊपर से देखेंगे बेटा तो ये सरफेस हमारा कुछ ऐसा होगा। क्योंकि ये कैपिलरी ट्यूब कैसा है, ये जो कैपिलरी ट्यूब है बेटा ये कैसा है, एक सिलिंड्रिकल शेप में है ना, तो ऊपर से जब देखेंगे तो ऐसा होगा। तो वाटर सरफेस जो यहाँ होगा, सरफेस जो होगा वो कैसा होगा, इसको फोटो हमसे बन नहीं पाया, ऐसा कुछ हो जाएगा, एक कटोरा की तरह। कटोरा घर में खाना खाते, घर में खाना उना खाते हो ना, बाहर होटल में खाना खाने जाते हो, घर बाग कटोरवा में देखना कैसा होता है, ऐसा उस तरह का यहाँ ये कैपिलरी शेप ले लेगा। और उसी कटोरवा को पलट दो तो उस तरह का शेप यहाँ पर हमारा लिक्विड ले लेगा। ये शेप लेता क्यों है, इसके ऊपर विचार करते हैं। तो हम एक छोटा सा मोलिक्यूल लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं बेटा, यहाँ पर समझने के लिए ले लेते हैं। हम एक छोटा सा मोलिक्यूल ले लेते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है, सरफेस पर ले लेते हैं। अब इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, आखिर देख रहे हो यहाँ पर का जो वाटर मॉलिक्यूल है इससे क्या है, नीचे है, तो यहाँ पर वाला पर कुछ तो फोर्स लगा है जो उसको खींच करके ऊपर ले गया। तो हम फोर्स के ऊपर विचार करते हैं। एक फोर्स तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर डाउनवर्ड क्या लग जाएगा, इसका वेट जो कि बहुत कम होगा, ठीक है। दूसरा फोर्स इसके ऊपर में कौन सा लग जाएगा बेटा, एडहेसिव फोर्स, जो कि लगेगा सीधा सीधा इधर खींचेगा। ये जो है, ये जो सॉलिड सरफेस है ये क्या है, इसका वाटर मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में फोर्स लगा देगा। और तीसरा फोर्स कौन सा लग जाएगा, कोहेसिव फोर्स। यहाँ पर का वाटर मॉलिक्यूल के कारण इसके ऊपर इस डायरेक्शन में वो फोर्स लग जाएगा, ये इधर खींचेगा इसको। बात समझ में आ रहा है? अब इन दोनों का रिजल्टेंट आप देखिए, क्या देखिए बेटा जी, इन दोनों का रिजल्टेंट। अगर इन दोनों का रिजल्टेंट सॉलिड सरफेस के टुवार्ड्स लगे ऐसे, या लिक्विड सरफेस के टुवार्ड्स आ जाए ऐसे, तो ये नेट फोर्स जो होगा ये एफ नेट, दो केस हम यहाँ पर ले लिए। एक या तो इधर लग सकता है नेट फोर्स, वो डिपेंड करेगा किस पर, कि इसका मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है, इसका मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है तो नेट फोर्स किधर होगा, लिक्विड के टुवार्ड्स हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और अगर इस एडहेसिव फोर्स का मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है तो ये बाहर निकल जाएगा। बात नहीं समझ में आई? एक एक करके समझा देते हैं हम आपको। जैसे कि इसको आप ले लीजिए, क्या एफ एडहेसिव, ढे एडहेसिव, ए ले लीजिए, ये एफ,
ये कौन सा फोर्स, कोहेसिव, एफसी ले लीजिए बेटा। अगर एफ ए एफ सी से बड़ा हो, क्या हो, एफ ए एफ सी से क्या हो, बड़ा हो, तो नेट फोर्स किधर जाएगा, इधर जाएगा ना। अगर ये इधर गया तो यहां पर शेप कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। कैसा बनेगा, क्योंकि ये नेट फोर्स इधर लग रहा है तो इस लिक्विड को क्या करेगा, ऐसा शेप दे देता है सरफेस को। और अगर नेट फोर्स इस सॉलिड के बाहर निकल रहा है नेट फोर्स, तो इसका सरफेस कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। अब इमेजिन करिए कि ये फोर्स छोटा हो गया, क्या हो गया, एडहेसिव फोर्स क्या हो गया, छोटा हो गया, कोहेसिव फोर्स बड़ा, तो लिक्विड के अंदर चला जाएगा। तो लिक्विड के जब अंदर चला जाएगा तो ऐसा शेप पकड़ लेगा, कैसा शेप, ऐसा कॉन्वेक्स अपवर्ड। बात समझ में आ रही, नहीं बुझाया, फोर्सवा वाला पढ़ते तब ना बुझाता। न्यूटन्स लॉ तो देखते नहीं होंगे वीडियो, हैं, कुछ व्यू तो देते नहीं हैं, अरे उसको देखिएगा तब ना समझ में आएगा। यहाँ एफ ए एडहेसिव फोर्स लगा, आई डब्लू को आप कहिएगा कि सर आप तो डब्लू को कंसिडर नहीं कर रहे। बेटा कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन ये इन दोनों के तुलना में बहुत कम होगा। एक मोलिक्यूल के ऊपर उसका वेट अगर निकालिएगा, एक छोटा सा मोलिक्यूल वाटर का, बहुत कम होगा। तो इसको तो हम बेकार लिखवे कि इसको हटा दीजिए, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यही दो फोर्स, कोहेसिव और एडहेसिव। अगर कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर दैन एडहेसिव फोर्स, तो नेट फोर्स जो होगा किधर होगा, ये है हमारा नेट फोर्स, एफ नेट, तो लिक्विड के अंदर होगा। नेट फोर्स किधर होगा बेटा, जैसे इस केस में फोर्स जो लगेगा ना, इस केस में लिक्विड के बाहर लगेगा, और इसमें लिक्विड के क्या लगेगा बेटा, अंदर लगेगा। एक चीज़ और बता दें कि लिक्विड का जो कोई वाटर मोलिक्यूल जो होता है, ठीक है, अगर वो इक्विलिब्रियम में है, अगर वह क्या है, इक्विलिब्रियम में है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस उसके ऊपर में क्या होगा, टेंजेंशियल स्ट्रेस का बात कर रहे हैं, वो जीरो होता है। तो नेट फोर्स ऑलवेज इस वाटर सरफेस के ऊपर में, इसके ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ऐसा भी समझ सकते हैं। तो अगर ऐसा है तो नेट फोर्स इसके ऊपर में कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर हुआ। यहाँ नेट फोर्स कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो गया। अगर नेट फोर्स लिक्विड के टुवार्ड्स अगर जा रहा है तो कॉन्वेक्स अपवार्ड, अगर लिक्विड से अवे जा रहा है, मतलब सॉलिड सरफेस के टुवार्ड्स जा रहा है, तो कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। इसको समझ लीजिए, एक बार रिपीट करके इसको थोड़ा देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा मामला, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और हम बताना, देखिए भूल गए कि इसमें कांटेक्ट एंगल का एक बात आता है। किस चीज़ का बात आता है बेटा, तो कांटेक्ट एंगल दो ही तरह का हो सकता है, या तो ऐसे होगा सरफेस, या ऐसे होगा, और ये हमारा सॉलिड हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेटा, सॉलिड हो गया। तो कांटेक्ट एंगल को डिफाइन किया गया है, द एंगल बिटवीन द कांटेक्ट सरफेस ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड इज कॉल्ड कांटेक्ट एंगल। अब आप लोग हो गए कंफ्यूज, इसके ऊपर तो कांटेक्ट सरफेस क्या होगा, ये यही ना होगा जी, मतलब टेंजेंट सरफेस सॉलिड के ऊपर, टेंजेंट सरफेस के ऊपर, सॉलिड के ऊपर टेंजेंट सरफेस, और इस लिक्विड के ऊपर टेंजेंट सरफेस के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, कांटेक्ट एंगल होगा। सॉलिड के ऊपर एक सरफेस हम ये खींच दिए, इसके ऊपर यही है ना, इसके ऊपर कांटेक्ट के पास ही करना, ऐसा नहीं कि अब यहाँ खींचने लगी है, यहाँ नहीं, कांटेक्ट जहाँ ले रहा है दोनों। तो एक तो ये एंगल बनेगा बेटा जी, और एक ये एंगल भी बनेगा। अब आप लोग इसको थीटा डैश ले लीजिए, देख रहे हैं, ये लिक्विड सरफेस के ऊपर कांटेक्ट प्लेन हम खींचे, और ये सॉलिड सरफेस के ऊपर एक कांटेक्ट टेंजेंट प्लेन खींचे, लिक्विड सरफेस के ऊपर टेंजेंट प्लेन खींचे, और सॉलिड सरफेस के ऊपर टेंजेंट प्लेन खींचे, दोनों के बीच का एंगल एगो ही होगा, एगो ही होगा। अब ई वाला लें कि ई वाला लें, तो अब इसमें अब कन्फ्यूजन दूर कर देते हैं। सॉलिड सरफेस के ऊपर जो आप टेंजेंट खींचेंगे वो हमेशा लिक्विड के टुवर्ड्स रहेगा, मतलब ऊपर नहीं, नीचे खिंचाएगा, ये किधर, नीचे खिंचाएगा। तो ये, और जो लिक्विड सरफेस के ऊपर आप खींचिएगा, कौन सी, टेंजेंटवा खींचिएगा, क्या खींचिएगा, टेंजेंटवा खींचिएगा। उस सॉलिड सरफेस से क्या खींचिएगा, अवे खींचिएगा। जैसे देखिए ये सॉलिड है तो इससे हम दूर खींचे, देखिए इधर खींचे,
सॉलिड सरफेस के टुवर्ड्स थोड़ा ना खींच रहे हैं। यहाँ पर में देखिए ये सॉलिड सरफेस है, तो ऐसे मत खींचने लगिएगा, तो ये ये सॉलिड सरफेस के टुवर्ड्स हो गया, देख रहे हैं इसको कट किए हम सॉलिड सरफेस को, ये टेंजेंट नहीं हुआ, टेंजेंट इधर ले जाइए, ये और फिर ये, इसको तो इधर के तरफ ले जाएंगे, इसको इधर के तरफ, तो ये वाला एंगल इस केस में हो गया और ये वाला एंगल इस केस में हो गया। क्लियर है? एक बार और समझा देते हैं। द कॉन्टैक्ट एंगल इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट सरफेस टू द लिक्विड एंड टू द सॉलिड। सॉलिड के ऊपर एक टेंजेंट सरफेस खींचिए और लिक्विड के ऊपर, दोनों के बीच का एंगल हो गया। अब जो टेंजेंट सरफेस आप लीजिएगा, it is towards the liquid on the solid surface and away from the solid for the liquid surface। देख रहे हैं, इधर खींचना है, इसको इधर मत खींचिएगा, ठीक है, इसको इधर खींचना है, लिक्विड के टुवर्ड्स खींचे, ये सॉरी अवे फ्रॉम द सॉलिड खींचे, क्या किए, अवे फ्रॉम द सॉलिड, ये सॉलिड है, इससे अवे खींचना है लिक्विड सरफेस के ऊपर टेंजेंट, और सॉलिड सरफेस के ऊपर जो टेंजेंट हम खींचेंगे टुवर्ड्स द लिक्विड, टुवर्ड्स द लिक्विड, लिक्विड नीचे, टुवर्ड्स द लिक्विड। उसी प्रकार से यहाँ देखिए, ये तो टुवर्ड्स द लिक्विड, ये तो हमेशा नीचे रहेगा, टेंजेंट सरफेस सॉलिड के ऊपर हमेशा यही रहेगा, इसमें कन्फ्यूजन होगा, तो इसमें कन्फ्यूजन होगा तो सीधे टेंजेंट खींचिएगा जो लिक्विड सरफेस पर, वो क्या होना चाहिए भैया, तो वो होना चाहिए सॉलिड से अवे, सॉलिड को कट ना करे, तो सॉलिड से अवे तो इस तरफ जाएंगे ना, तो सॉलिड से अवे होगा ना, आप इधर खींच दीजिएगा तो वो तो कट कर देगा ना। तो ये हमारा कॉन्टैक्ट एंगल देख रहे हैं, ये कॉन्वेक्स सरफेस के लिए ग्रेटर देन 90 है और कॉन्केव सरफेस के लिए लेस देन 90 डिग्री है। ये कॉन्वेक्स और कॉन्केव शेप क्यों लेता है, तो एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि पारा आप ले लीजिए, पारा और किसी सॉलिड के बीच में जो ये एडहेसिव फोर्स होता है बहुत कम होता है, तो उस केस में शेप कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स अपवार्ड। और लिक्विड जैसे वाटर और किसी सॉलिड सरफेस के बीच में एडहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ एडहेसिव फोर्स हो गया ज़्यादा, कोहेसिव फोर्स हो गया कम, तो ये लिक्विड सरफेस ऐसे इस पर नॉर्मल खिंचाएगा, नेट फोर्स इधर हो जाएगा, जिसके कारण ये कॉन्वेक्स डाउनवर्ड हो जाता है शेप। ठीक है, और कोनो कन्फ्यूजन है नहीं ना है, तब इसमें एक दो फार्मूला है, उसको डेराइव करते हैं और आज का वीडियो फिर समाप्ति की ओर करेंगे। नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रॉब्लम बता के इसी टॉपिक के ऊपर, और उसके बाद फिर हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के ऊपर विचार करेंगे। स्ट्रेस, स्ट्रेन, हुक्स लॉ, क्या उसको बोलते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका ये सब कैलकुलेट करना वहाँ सीखेंगे। छोटा सा टॉपिक है वो, उसमें भी बस समझना है, फॉर्मूला याद रखना है, ताकि सवाल टनाटन हम लोगों से बन सके। चलिए, इसमें अगर कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लीजिएगा, हम लाइव आकर के इसको फिर से डिस्कस कर देंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। ठीक है, हम लोगों को आता है कि जो कैपिलरी में जो राइज होता है लिक्विड का, उसका हाइट क्या होगा, यह बताइए। उसका हाइट क्या होगा, आप हमको यह बताइए। ठीक, मान लेते हैं कि यहाँ तक के हमारा लिक्विड गया, कहाँ तक है, ये h हाइट तक के हमारा लिक्विड। अब इसमें एक दो ठो टर्म है बेटा, वो समझिएगा। ये जो शेप यहाँ बनता है ना, इसको मेनिस्कस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मेनिस्कस। वो जो शेप बना देख रहे हैं, इसके बीच में लिक्विड नहीं है, यहीं तक है। अगर आप लोग यहाँ से एक ठो लाइन हॉरिजॉन्टल खींचिएगा, तो इसमें जो ये लिक्विड, यहाँ ये लिक्विड, इसको हम लोग अभी कंसीडर नहीं करेंगे। उसको कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोगों को पता होता नहीं है कि उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसमें जो मास आता है ना वाटर का, ये और ये दोनों के बीच मेनिस्कस क्या, उसको हम लोग नेगलेक्ट करके चलते हैं। ठीक, अब देखिए, इसको हम लगभग क्या मान सकते हैं, स्फेरिकल। तो इसको थोड़ा सा ऐसे स्फेयर बना दीजिए। क्या बना दीजिए बेटा जी, ऐसे स्फेयर, जिसका रेडियस क्या है बेटा,
कैपिटल आर, इसका रेडियस क्या है बेटा जी, कैपिटल आर। इस कैपिलरी का रेडियस क्या है बेटा, स्मॉल आर। इसको समझिएगा। अब देखिए, अगर हमसे कोई पूछेगा यहाँ पर बहुआ कि कॉन्टैक्ट एंगल क्या है, तो कॉन्टैक्ट एंगल क्या होगा, ये और ये दोनों के बीच का एंगल यहाँ हो जाएगा, नहीं होगा। लिक्विड सरफेस के ऊपर में प्लेन जो खींचेंगे क्या करेंगे, क्या करेंगे उसको अवे फ्रॉम द सॉलिड, इधर खींचेंगे। इसके ऊपर जो खींचेंगे टुवार्ड्स द लिक्विड खींचेंगे, तो ये थीटा हो गया। देखिए ये अगर थीटा है बेटा जी, क्या ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा बउआ, थीटा। और ये अगर थीटा, ये चूंकि 90 डिग्री है, रेडियस है ना, तो ये 90, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90, तो ये क्या हो जाएगा थीटा। तो यहाँ से देखिए एक चीज़ हम लोग क्लियर है, इस आर और स्मॉल आर क्या है, इस ट्यूब का रेडियस, कैपिलरी का रेडियस, और कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर क्या है, मेनिस्कस का रेडियस है। वो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो कैपिटल आर मेनिस्कस का रेडियस। देखिए बेस बाई हाइपोटेन्यूज, स्मॉल आर बटा कैपिटल आर इज इक्वल टू कॉस थीटा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा, यानी कि आर जो कैपिटल आर है वो आर बाई कॉस थीटा के बराबर है। इसको हम यूज करेंगे, इसलिए पहले ही हम इसको डिस्कस कर दिए। बेटा ये हाइट निकालेंगे कैसे, इसका हम 2 3 4 मतलब बहुत सारा तरीका है, 1 2 तरीका हम आपको बताएंगे। पहला तरीका तो ये हो सकता है कि यहाँ पर प्रेशर क्या होगा बेटा, ये प्रेशर पी नोट, क्योंकि ये तो खाली है, ऊपर एयर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके ठीक नीचे प्रेशर क्या होगा, कैसे निकालेंगे, तो हम आप लोगों को एक आइडिया दिए थे, ये जो P है यहाँ पर, जस्ट यहाँ पर प्रेशर क्या होगा वो निकालना है हमको, जस्ट बिलो द सरफेस, जस्ट बिलो। तो क्या कॉनकेव इनसाइड है, तो हम लोग लिख सकते हैं जो बताए थे, सिखाए थे, P नोट माइनस P अब बराबर 2S बटा आर, कैपिटल आर। इसको इक्वेशन 1 आप ले लीजिए, बताए थे ना, इनसाइड इसके प्रेशर अधिक है तो P नोट माइनस P बराबर 2S बट्टा आर, सॉरी 2S बट्टा आर। अब यहाँ पर भी प्रेशर क्या है बेटा, P नोट, और ये हाइट हमारा कितना H, तो अगर यहाँ प्रेशर P है जस्ट यहाँ पर, तो P प्लस H रो जी बराबर क्या होगा, P प्लस H रो जी बराबर क्या हो जाएगा, P नोट। समझिएगा, P यहाँ जस्ट यहाँ प्रेशर प्लस H रो जी बराबर यहाँ पर का प्रेशर, यहाँ पर का प्रेशर, यहाँ प्रेशर क्या है P नोट, तो P प्लस H रो जी बराबर P नोट। आई P कितना है, P कितना है, P बराबर P नोट माइनस, P बराबर कितना है, P नोट माइनस 2S बटा आर और प्लस H रो जी बराबर P नोट। P नोट क्या हो गया बेटा, कट गया ना, पीरियड नहीं कट गया था, तो H रो जी बराबर 2S बट्टा आर, क्लियर है ना। यानी कि अगर हमसे कहे कि H निकालिए तो H तो निकल गया, 2S बटा रो जी आर, ये एक फॉर्मूला हो गया। लेकिन इस फॉर्मूला में जरा ध्यान दीजिएगा, दिस कैपिटल आर इज नॉट द रेडियस ऑफ द ट्यूब, दिस इज द रेडियस ऑफ मेनिस्कस। तो आर के जगह पर यहाँ पर की फॉर्मूला में आप लोग देखते होंगे कि स्मॉल आर रहता है, तो आर बराबर आर बाई कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 2S कॉस थीटा बाई रो जी आर। इसको भी याद रख सकते हैं। इस फॉर्मूला में बस आप ये ध्यान रखिएगा कि वी हैव नेग्लेक्टेड द लिक्विड इनसाइड दिस मेनिस्कस, वी हैव नेग्लेक्टेड द लिक्विड इनसाइड दिस मेनिस्कस। इसमें अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग क्या कर दीजिए, कमेंट करिए, व्यू दीजिए, चैनल को ग्रो करवाइए। अरे क्या बड़ा बड़ा जो हो गया है चैनल, उसी को व्यू देते हैं, उसी को ग्रो करवाते हैं। बच्चा छोटा छोटा चैनल जो हम लोग हैं उसको भी तो थोड़ा सपोर्ट करिए ना, और उस पर भी देखिए अच्छा अच्छा कंटेंट है, अच्छा कंसेप्ट हम दे रहे हैं, अच्छा से सोल्व करवा रहे हैं, है ना। चलिए, तो इसमें अगर कहीं डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, ठीक है। हाँ बेटा, एक बात और ध्यान रहे कि यहाँ पर ये जो थीटा है हमारा फॉर कॉन्वेक्स डाउनवर्ड मेनिस्कस, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर यहाँ इसमें पारा लिक्विड मतलब थीटा अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, यानी कि कॉन्टैक्ट एंगल क्या हो बेटा, ग्रेटर देन 90 डिग्री हो, तो ये हमारा H क्या आ जाएगा, कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, तो H क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा।
अब इसमें ध्यान रहे, एस सरफेस टेंशन कांस्टेंट, रो डेंसिटी ऑफ द लिक्विड कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, आर रेडियस ऑफ द ट्यूब इज कांस्टेंट। तो थीटा अगर नेगेटिव होगा तो एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यानी कि ऊपर जाने के बजाय क्या हो जाएगा, नीचे चला जाएगा। तो अगर डिप्रेशन पूछ दे तो थीटा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो डिप्रेशन नेगेटिव में आएगा तो कहिएगा इतना डिप्रेस, यानी इतना नीचे चला जाएगा लिक्विड का सरफेस, अगर उसमें हम कैपिलरी ट्यूब घुसेड़ेंगे तो। क्लियर है मामला। एक तरीका इसका और क्या होता है, देखिए बता देते हैं, इसको मिटा रहे हैं। एक तरीका और क्या होता है बेटा, कि हम लोग इक्विलिब्रियम कंसिडर कर लेते हैं। किसका, ये जो लिक्विड पोर्शन है इसका क्या कंसिडर कर लेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम। तो इसके ऊपर में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो यहाँ ला करके देखना पड़ेगा ना। ये हम सिर्फ लिक्विड को ले आए, किसको ले आए बेटा, लिक्विड को ले आए। देखिए इस पॉइंट पर प्रेशर क्या है, यहाँ पर प्रेशर क्या है बेटा, पी नॉट, पी नॉट यहाँ प्रेशर, पी नॉट ऊपर प्रेशर, आनंद कर दिया। ठीक ऊपर सरफेस पर पी नॉट प्रेशर, नीचे पी नॉट प्रेशर, आनंद कर दिया। अब देखो ये जो हमारा मेनिस्कस का ये जो सरफेस जो कांटेक्ट में है, इसके ऊपर के डायरेक्शन में नहीं बल्कि इस डायरेक्शन में सरफेस टेंशन के कारण एक फोर्स लगता है। अगर हम इसका डीएल लेंथ कंसीडर करें बेटा, यहाँ पर कहीं पर डीएल लेंथ कंसीडर करें तो इस पर कितना फोर्स लग जाएगा, एफ एस, डी एफ एस कह लो उसको, तो एस इंटू डी एल। डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा। अब अगर ये कॉन्टैक्ट एंगल इसका थीटा है, देखो ना यही ना होगा कॉन्टैक्ट एंगल, ये थीटा तो ये भी थीटा, यही डायरेक्शन है हमारा एफ एस का। तो अगर थीटा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा, एक कंपोनेंट इधर जाएगा। अगर ये डी एफ एस है तो इधर क्या हो जाएगा, डी एफ एस कॉस थीटा, है ना। और अगर दोनों तरफ हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो एफ एस जो वर्टिकली अपवर्ड लगेगा इसके ऊपर, तो कितना लगेगा बेटा, तो एस साइन टू 2 पाई आर। और ये आर क्या है, ये आर है, ये ट्यूब का रेडियस है ना, एस डी एल ट्यूब, ये वाला ले रहे हैं ना, ये ट्यूब का रेडियस हुआ होगा ना ये। तो क्लियर है मामला, क्लियर है मामला। तो ऊपर एफ एस नेट फोर्स लगेगा एस इंटू 2 पाई आर ड्यू टू सरफेस टेंशन। नीचे से ही प्रेशर के कारण ऊपर फोर्स लगेगा पी नोट इंटू इसका एरिया ऊपर से नीचे लगेगा। तो ये दोनों तो बेटा कैंसिल कर देगा। एक फोर्स और इसके ऊपर लगेगा डाउनवर्ड, क्या लगेगा, वो वेट इसका। तो ये वेट कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, वॉल्यूम हो गया, इंटू रो इंटू जी। और इन इक्विलिब्रियम दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। तो हम लोग लिख देंगे तड़ातड़ी क्या, ये 2 पाई आर कॉस थीटा हो जाएगा बेटा, 2 पाई आर कॉस थीटा। ये डी एफ एस कॉस थीटा है ना, एस इंटू डी एल तो एफ एस निकला ना, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर टोटल फोर्स निकलेगा। तो एस इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच रो जी, पाई आर स्क्वायर एच रो जी। तो यहाँ से भी देखिए क्या आ जाएगा हमारा, 2s कॉस थीटा बटा, देखो पाई पाई गया, एक आर से एक आर गया, पाई गया बटा रो जी आर। यही तो उससे भी डेराइव किए थे ना हम लोग। देखिए यहाँ नीचे से पी नोट, ऊपर से पी नोट, तो पी नोट के कारण प्रेशर के कारण जो फोर्स लगेगा नीचे से ऊपर लगेगा, ऊपर से नीचे लगेगा, ये दोनों कैंसल। सरफेस टेंशन के कारण जो सरफेस के पास, सरफेस ये सरफेस यहाँ ऊपर ऐसे ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे लगेगा, ठीक है। तो इस फोर्स के कारण इसको ऊपर खींचा है, आई किससे बैलेंस हुआ, इसके वेट के कारण, इक्वेट कर दिए, निकल गया, ठीक है। अब एक केस और आता है कभी कभी, वो भी हम डिस्कस कर देते हैं। कभी कभी आ जाएगा कि अगर ये कांटेक्ट एंगल क्या है बेटा, जीरो। कांटेक्ट एंगल जीरो होने का मतलब क्या, एकदम स्फेरिकल हो गया, हेमी स्फेरिकल, ऐसा सरफेस बन गया, तभी ना कांटेक्ट एंगल जीरो होगा। ये हमारा सॉलिडवा के ऊपर टेंजेंट खींच दिया, ये हमारा लिक्विडवा के ऊपर किधर खींचना है, सॉलिडवा से अवे तो ऊपर खींचिए या नीचे खींचिए, अवे किधर ले जाइएगा आप। तो टेंजेंट इन दोनों के बीच का एंगल, कांटेक्ट एंगल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में खेल क्या होगा, तो इस केस में अगर कहे कि मेनिस्कस
का जो मास है अगेन आप नेग्लेक्ट करिए, तो यहाँ थीटा सिर्फ 0 पुट करेंगे 2s बाई रो जी आर। लेकिन अगर उसमें कहे कि भैया मेनिस्कस का मास आप नेग्लेक्ट मत करिए, तब क्या करेंगे भैया? तब सिर्फ खेल क्या होगा कि ये तो आप सिर्फ h हाइट का लिक्विड मेजर किए ना, ये h हाइट इतना सा, ये जो h हाइट है ये है, यहाँ से ये h हाइट निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसका मास भी अब निकाल लीजिए, तो इसका मास आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें कितना मास होगा, कितना मास होगा? इसमें जो मास है वो क्या हो जाएगा देखिए तो, इसका रेडियस क्या है? r है ये रेडियस, ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? r हो जाएगा, हेमिस्फीयर है ना। तो इस पूरे का वॉल्यूम, ये पूरा सिलिंड्रिकल शेप है, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर इंटू आर। इसका सिलेंडर जो है, ये सिलिंड्रिकल पार्ट, सिलेंडर, इसका यहाँ से मान लिया यहाँ तक के आर है, तो इसका वॉल्यूम टोटल कितना निकलेगा? इतना निकलेगा। उसमें से किसको घटा देंगे? ये हेमिस्फीयर के मास को क्या करेंगे बेटा? घटा देंगे वॉल्यूम को उसका। तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यू। ये वॉल्यूम है, इंटू रो से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जी से मल्टीप्लाई, रो से ही करिए तो मास निकल गया इसका। इतना इसमें जोड़ दीजिए। अब हम कैलकुलेट कर देते हैं बेटा इसको क्या कर देते हैं, इसको मिटा देते हैं, सब तो हो ही गया है, कैलकुलेट कर देते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसमें कॉन्टैक्ट एंगल क्या है इस फॉर्मूला में, अभी जो डिराइव करने जा रहे हैं 0। अब मेनिस्कस के मास को भी क्या किए हैं हम, कंसीडर कर लिए हैं। तो मेनिस्कस के मास को जब कंसीडर करेंगे तो हमारा ऊपर के तरफ फोर्स क्या होगा? s इंटू 2 पाई आर कॉस थीटा, वो तो जस का तस रहेगा। s कहाँ गया? अच्छा उसको मिटा दिए। चलिए अब बराबर क्या हो जाएगा? तो ये अगर हाइट हमारा h है बेटा, तो पाई आर स्क्वायर h रो इंटू जी, इसका मास प्लस ये मास प्लस क्या हो जाएगा? पाई आर क्यू माइनस 2/3 पाई आर क्यू इंटू रो इंटू जी। क्लियर है? नहीं बुझाया? नहीं ना होगा जी। पाई आर क्यू माइनस 2/3 पाई आर क्यू इंटू रो इंटू जी, ठीक है। यहाँ थीटा क्या है हमारा बेटा? 0। यहाँ थीटा को 0 लेना, इस जो हम डेरिवेशन कर रहे हैं इसमें थीटा को क्या लेना पड़ेगा? 0 लेना ही पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ हेमिस्फीयर कंसीडर किए हैं। तो कॉन्टैक्ट एंगल हमारा 0 हो जाएगा। तो ये जी कॉस 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? s इंटू 2 पाई आर, और ये हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h रो जी प्लस पाई आर क्यू इंटू 1 माइनस 2/3 इंटू रो जी। हमको क्या निकालना था? h निकालना है ना। हाँ, पाई पाई को पहले कैंसिल करिए आप, पाई इधर से ख़त्म करिए, पाई इधर से ख़त्म करिए, तो ये क्या हो जाएगा? s2sr और बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर h रो जी प्लस आर क्यूब इंटू 3 में से 2 गया, आर क्यूब बाई 3 हो जाएगा इंटू रो इंटू जी। हमको निकालना है बेटा h, तो इस पूरे को इस तरफ कर देते हैं, ठीक है। एक एक आर को तो हम लोग ख़त्म कर देते हैं, इसको ख़त्म करिए, इसको स्क्वायर कर दीजिए, है ना। तो h हमारा कहा आ जाएगा 2s माइनस आर स्क्वायर रो जी, आर स्क्वायर रो जी बटा 3, आर स्क्वायर रो जी बटा 3, ठीक है। आर स्क्वायर रो जी बटा 3, और डिवीजन में क्या आएगा देख लीजिए जरा सा, h निकाल रहे हैं तो रो जी आर, तो रो जी आर, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला? 2s बटा रो जी आर माइनस रो जी आर। समझ में आ रहा है? रो जी आर, एक आर और रो जी खत्म, तो r/3। ये फॉर्मूला ऑल्दो रेयरली यूज होता है बेटा, लेकिन इसमें दिमाग ये रखना है दिमाग में
कि इस केस में जो मेनिस्कस है हम उसको कैसा कंसीडर किए हैं, हेमी स्फेरिकल, और कॉन्टैक्ट एंगल को हम क्या मान लिए हैं बेटा जी, 0, तब ये फॉर्मूला लगाएंगे। नहीं तो फिर अगर मेनिस्कस के मास को हम कंसीडर नहीं किए हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है एच का, तो 2s cos थीटा बटा रो जी आर, यही फॉर्मूला ज़्यादातर यूज होता है। ये कब कैसे डिराइव किए बेटा, जब मेनिस्कस के मास को भी हम लोग, मेनिस्कस का मास समझ रहे हैं ना, यहाँ देखिए एयर, आई देखिए इधर मास, थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली अब समझना पड़ेगा आपको। इसको अगर ऊपर से आप देखिएगा तो इस तरह का इसका शेप है, लेकिन ये फिर नीचे धीरे ऐसे हेमी स्फेरिकल शेप ले लिया, तो इसमें जो तो वाटर ये जो है ये वाटर है ना बेटा, ये बीच का ही है ना वाटर है, उसको कंसिडर नहीं ना किए थे इसको ड्राइव करने में। तो जब इसको हेमी स्फेरिकल कंसिडर करके कॉन्टैक्ट एंगल को क्या कर लिए, मान लिए थीटा, अच्छा सॉरी 0 डिग्री, तो 0 डिग्री मान लिए, तो ये 2s बटा रो जी आर माइनस r/3 होगा h का वैल्यू। अब दूसरा एक सवाल आता है बेटा कि मान लेते हैं कि कोई कैपिलरी ट्यूब है, L लेंथ का है, उसमें हाइट h तक वाटर लिक्विड क्या है राइज किया, उसको अब h हाइट से कम कर दिए, उसके क्या, वो जो कैपिलरी है उसका हाइट क्या किए, h से हम कम कर दिए, तब कितना हाइट ऊपर जाएगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए अब आप कहिएगा तब तो बाहर निकलने लगेगा ना उससे वाटर। समझिए इस बात को, इसको मिटा रहे हैं बेटा, ये फॉर्मूला ये भी याद रखिएगा, ऐसा बात नहीं है कि नहीं यूज होता है, सब यूज होता है, ठीक, सब का सब क्या होता है, यूज होता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई कैपिलरी है, ठीक, ठीक है, मान लेते हैं कि इसमें h हाइट तक वाटर क्या हुआ, राइज हुआ, h हाइट तक वाटर राइज हुआ। अब h हाइट से कम ही हम इसमें डुबाए, किसको, इस कैपिलरी को, तो वाटर तो बाहर निकलने लगेगा ना। कहने का मतलब है, मान लेते हैं कि वाटर कहाँ तक आया, यहाँ तक आया, ये h हाइट तक आया वाटर, ठीक है। अब हम क्या किए कि यहाँ से इस ट्यूब को काट दिया, वाटर तो राइज किया ही h हाइट तक ना, हम यहाँ से काट दिया, तो वाटर तो इसमें डालेंगे तो ओवरफ्लो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो गया फेल। ऐसा होता नहीं है, होता क्या है जो ज़रा सा समझ लीजिए, ठीक है। जो हम डेराइव किए अभी फॉर्मूला, जो अभी हम डेराइव किए थे 2s बटा r, 2s बटा r बराबर क्या आया था, h रो जी, है ना, h रो जी। तो हमारा h बराबर क्या आएगा, 2s बटा, या एच आर कहिए, एच आर बराबर क्या आएगा, 2s बटा रो जी। देखिए यहीं से हम लोग पता लगाएंगे कि कितना हाइट तक ऊपर जाएगा। देखिए बेटा, s कांस्टेंट है दिए हुए लिक्विड के लिए, g कांस्टेंट, रो कांस्टेंट। अब ये कैपिटल R क्या बताए थे, किसका रेडियस है, ये मेनिस्कस जो स्फीयर बना रहा है, इमेजिनरी स्फीयर कहिए, तो ये मेनिस्कस का रेडियस है, ट्यूब का रेडियस नहीं है ये। अब h हाइट ओवरफ्लो तो नहीं होगा, h गया घट, नहीं समझ में आ रहा है बात, h गया घट, h यानी कि ये हाइट हम घटा दिया, ओवरफ्लो होगा नहीं। तो अब इसको, ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, तो इसको इसके बराबर करने के लिए अगर h को घटा दिए हम, तो r क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। यानी कि ये जो शेप नीचे से जा रहा था ये बहुत ही ऊपर से ऐसे चला जाएगा, मतलब ये बड़ा स्फीयर बनाएगा। मेनिस्कस जो बनेगा उसका रेडियस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और r और स्मॉल r में रिलेशन हम निकाले थे, क्या निकाले थे बेटा जी, तो r बराबर r बाई कॉस थीटा। तो यहाँ r के जगह पर अब अगर आप r h बाई कॉस थीटा डालेंगे तो और पिक्चर क्लियर हो जाएगा बेटा कि आर एच बाई कॉस थीटा, यानी कि आर एच बराबर 2s कॉस थीटा बाई
रो जी। क्लियर है मामला। अब देखिए H हमने घटा दिया, R बाबा जी कांस्टेंट, तो यहाँ थीटा चेंज करेगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। कांटेक्ट एंगल क्या होगा, ये कांटेक्ट एंगल है, तो कांटेक्ट एंगल क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, अरे भैया बढ़ेगा। थीटा जब बढ़ता है तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, घटता है। यहाँ कांस्टेंट, सॉरी यहाँ ये कांस्टेंट नहीं है, R कांस्टेंट है, H दिया घटा, ये तो है कांस्टेंट, इसको घटाए तो इधर वाले टर्म को भी घटना पड़ेगा, तो थीटा को क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। तो ये मत लिख दीजिएगा कि ओवरफ्लो हो जाएगा, क्वेश्चन में आ जाएगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा। हाँ, क्या होगा, कांटेक्ट एंगल बढ़ जाएगा, या फिर मेनिस्कस का रेडियस क्या होगा, बढ़ जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि हाइट रेज्ड इन द कैपिलरी ट्यूब इनटू रेडियस ऑफ मेनिस्कस बराबर क्या होता है, 2s बटा रो जी। इसको जरा सा समझिएगा, ये कैपिटल आर रेडियस ऑफ मेनिस्कस है, और दिस बराबर क्या होगा, एक कांस्टेंट। क्यों, यस कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, रो कांस्टेंट। ठीक है, क्लियर है मामला। कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टी जब सॉलिड शुरू करेंगे, इसके ऊपर 2 4 5 को सवाल हम लोग लेंगे। तो धन्यवाद, लाइक कीजिए और वीडियो को व्यू दीजिए और सीखिए। क्या करिए बेटा, सीखिए।